नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हम लोग सीडीपी की ये जो क्लास कंडक्ट किए हैं, इसमें आज पार्ट नंबर 7 है। और पार्ट नंबर 7 में जनवरी 18 2023 का जो पेपर पार्ट 1 का है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसमें और सारे पॉइंट्स को देखेंगे जो उससे रिलेटेड है, तथा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इससे आपको एक जनरल खाका मिल जाएगा कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है। क्या काल होता है? ऑप्शन नंबर ए संवेदनशील, दूसरा शुष्क और धीमा, तीसरा निष्क्रिय और चौथा परेशानीदायक। तो इसमें जो है आपका होगा संवेदनशील। जो संवेदनशील यानी भावनात्मक जो एज होती है, जो ये पीरियड्स है, ये 6 से 12 साल का है। 6 से 12 साल में भावनात्मक एक्टिविटी से लड़का बहुत ज्यादा गुजरता है। यह बहुस्तरीय और मिश्रित एक तरह से साइकोलॉजी होती है जो बालक में डेवलप होती है। वह संवेदनशील होता है, बहुत भावनाओं युक्त हो जाता है। इसमें इसमें भावनाओं और संवेदनशील का एक काल माना गया, यानी भावनाओं और संवेदनशील का एक काल माना जाता है। और इसकी जो एज होती है वो 6 से 12 साल तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको बताना है इसमें सही नहीं है। बच्चे अलग अलग दर की गति से विकसित होते हैं, सही है। अलग अलग दर की गति से विकसित होते हैं, ये तो बात एकदम सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ठीक है, हाँ, वो सीक्वेंस वाइज होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, यह भी सही है। विकास हमेशा अनिरंतर होता है, नहीं, अनिरंतर नहीं होता है। विकास हमेशा निरंतर होता है। विकास के कंडीशन में आपको कहा जाता है, डेवलपमेंट में आपको कहा जाता है कि ओम्ब से टोम्ब तक का सफर होता है। ओम्ब टू टोम्ब यानी कि भ्रूण से कब्र तक, भ्रूण से कब्र तक, भ्रूण से कब्र तक का ये सफर होता है। और विकास हमेशा निरंतर चलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है कि यह कथन सत्य नहीं है विकास के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों को निर्धारित होता है, यानी कि जो वंशानुगत होता है, जो हेरिडिटी होती है, जो अपने माता पिता द्वारा प्राप्त करता है, वो कौन सा गुण होता है, कौन सा लक्षण होता है? समझ का स्तर, समझ का स्तर तो आपका आंखों का रंग, यह वंशानुगत होता है। समझ जो है सामाजिक होता है, सामाजिक, सामाजिक स्तर पे, सामाजिक शैक्षणिक स्तर पे, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे समझ आपका विकसित होती है। रुचि जो होती है वह पर्सनल होती है, पर्सनल यानी व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत रूप से। और भावनात्मक कंडीशंस क्या होती है कि वह एक अवस्था के रूप में होती है, वह एज होती है जिसमें भावनाएं बहुत ज्यादा डेवलप करती हैं। जैसे 6 से 12 साल तक के बच्चे भावात्मक काल होता है, यह भावात्मक और संवेदनात्मक पीरियड होता है। तो इसमें आपको 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं। लेकिन अगर अनुवांशिक की बात किया जाए तो आंखों का रंग अपने माता पिता के ऊपर वो बच्चा पड़ता है, तो उसके आंखों का रंग, उससे शरीर की बनावट, उसके शरीर का जो फेस की बनावट होता है, वो वंशानुगत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू करते हैं? तो देखिए, एक दिशीय जो तार्किक क्रम में सोचने का पीरियड होता है, वह होता है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। और मूर्त संक्रियात्मक पीरियड होता है। मूर्त संक्रियात्मक पीरियड, इसमें आपका जो लड़का होता है वह तार्किक रूप में लॉजिकल 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 थिंकिंग करता है। और ये मूर्त अवस्था होती है। मूर्त अवस्था यानी कि वह किसी चीज को देखेगा तभी उसको सत्य मानेगा। और उसमें कंडीशंस क्या अप्लाई होती है कि जो उसके आसपास में जो चीजें उसके प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उन्हीं में वह विश्वास करता है, उन्हीं से वो लॉजिकल सत्य को ढूंढने की कोशिश करता है।
तो यह मूर्त अवस्था होती है। और ये लॉजिकल थिंकिंग इसमें ज्यादा डेवलप होती है। अब इसमें जो जीन पियाजे के 4 सिद्धांत, जो 4 क्लासिफिकेशन दिया गया था बच्चों का, संवेदिका में ये 0 से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक जो क्रियाएं होती है 2 से 7 वर्ष होती है। और जो औपचारिक होता है वह 11 से 13 या 15 साल कहीं लिखा रहता है, लेकिन 11 से एबव जो पीरियड होता है, 11 से एबव का पीरियड वह होता है औपचारिक संक्रियात्मक। यह अमूर्त अवस्था होती है। अमूर्त, यह अमूर्त अवस्था होती है। अमूर्त अवस्था। अब अमूर्त अवस्था का मतलब क्या है? वह अमूर्त चिंतन कर सकता है। जब किसी चीज को जिसने देखा भी ना हो और उसकी कल्पना करके एक मूर्त रूप से में साकार देखता है, यानी साकार रूप करता है, तो वह औपचारिक संक्रियात्मक क्रिया होती है। जैसे एक चित्रकार है, वो कोई कल्पना करके अपने मन में कल्पना करता है और चित्र बनाता है। जैसे मूर्तिकार है, वह कहीं कल्पना करता है और एक मूर्ति का निर्माण करता है, तो मूर्त साकार रूप देता है वो। तो कल्पना किया अमूर्त में, बनाया मूर्त, तो वह होता है औपचारिक संक्रियात्मक क्रिया। लेकिन इसमें क्या सही है कि लॉजिकल थिंकिंग कब से शुरू होता है बच्चों का? तो यह है मूर्त संक्रियात्मक पीरियड 7 से 11 वर्ष। और आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? अनुकूलन की प्रक्रिया में आपको शामिल बताना है केवल समावेशन। केवल का मतलब ही नहीं होता है केवल समावेशन, एसिमुलेशन नहीं होता है। एसिमुलेशन और समावेशन दोनों होता है। केवल वाला टर्म हटा ही दीजिए। समावेशन और एसिमुलेशन यानी कि जो है समावेशन और समायोजन दोनों होता है, यानी कि बोथ आर एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, वातावरण के अनुकूल प्रक्रिया। क्योंकि इस बच्चे पर वातावरण का और सामाजिक प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। जिस एनवायरमेंट में रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, जिस समाज के साथ वो बच्चा रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 में तो ना वर्ड दिया है निगेटिव सेंस वाला, तो इसको हटा ही दीजिए। ना समावेशन होता है, ना समावेशन होता है, ना समायोजन होता है, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अधिगम में संस्कृति की अहम भूमिका होती है? देखिए, संस्कृति की बात किया गया है, तो संस्कृति का जो विकास का अधिगम का सिद्धांत, जो कल्चरल सिद्धांत जो दिया था, वो दिया था लेव वाइगोत्स्की जी ने। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर है। इसमें सारे को पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉरेंस कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सामाजिक सांस्कृतिक दोनों, यानी समाज और कल्चर का सिद्धांत दिया था। उसमें ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी जाती है? तो समाज और कल्चर की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सीधे दिख ही रहा है, समाज की संपर्कता। और समाज की संपर्कता ही जो है सोशल इंटरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है ये इसमें। और आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉरेंस कोहिलबर्ग ने नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? देखिए, क्या करता है कि बच्चा जो है उसमें अपने को अच्छा दिखाने के लिए, वो बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए जो अपने पेरेंट्स के सामने वो अच्छा काम करता है और सकारात्मक सोचता है कि सकारात्मक रूप प्रभाव पड़े हमारे पेरेंट्स के ऊपर, हमारे टीचर्स के ऊपर। तो उसमें क्या बनना चाहता है? वह अच्छा बनना चाहता है। अच्छा बनेगा कैसे? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो इस तरह से कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि वह
उन समाज के जो नैतिक तर्क है, नैतिक जो सिद्धांत है, जो मोरल थिंकिंग है, उसको वो एडॉप्ट करता है। तो उसी से आपको बताया जाता है कि यह अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की विन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए, इसमें आपसे पूछा है क्या शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, संरचनावाद है ये, संरचनावाद। संरचनावाद में आप जानते हैं कि किसी जो संरचनावाद होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, जो उसमें जो है संसाधनों की बात किया जाता है, उसमें अकोमोडेशन की बात किया जाता है, उसमें मुद्रण की बात किया जाता है। तो जो भी संसाधन है, जो एनवायरमेंट होता है एजुकेशन का, विद्यालय का स्ट्रक्चर, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके संरचनात्मक अधिगम वाले सिद्धांत में। तो आपका ऑप्शन पहला कह रहा है उच्च अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए। अनुपात से कोई मतलब नहीं होता है कि विद्यार्थी ज्यादा हो और अध्यापक कम हो, या अध्यापक ज्यादा हो विद्यार्थी कम हो, इससे प्रभाव पड़ेगा नहीं, इससे बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। संसाधन युक्त मुद्रक संपन्न वातावरण हो, क्योंकि संरचनात्मकवाद में ये कहा जाता है कि वह संसाधन युक्त होना चाहिए, मुद्रक संपन्न होना चाहिए, यह बात एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही लग रहा है। आगे दो ऑप्शन क्या कहते हैं, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये इसको तो एकदम काट दीजिए। बात चर्चा वाद विवाद पर प्रतिबंध नहीं, वाद विवाद और चर्चा पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए डिस्कशन और डिबेट पे, क्योंकि उससे नए नए तर्क आएंगे, नए तर्क जन्म लेंगे, और उसका एक लॉजिकल जो थिंकिंग होता है, जो माइंड का डेवलपमेंट होता है, वह सबसे ज्यादा होता है किससे, आपका डिस्कशन से होता है, डिस्कशन और डिबेट कंपटीशन से होता है। तो यह होना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से कौन सी बुद्धि से संबंधित है। अब आपको बताना है कौन सी बुद्धि से संबंधित है। देखिए, ये पहला है कि अंतःवैयक्तिक, दूसरा है पहला है अंतःवैयक्तिक, दूसरा है अंतःवैयक्तिक, तीसरा है संगीत और चौथा है भाषाई। देखिए, अब क्या भावनाओं को, इमोशन को समझना है, तो आप ये बताइए भाषा से समझेंगे नहीं, संगीत से समझेंगे नहीं। अंतःवैयक्तिक का मतलब होता है कि इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, अपने आत्म में अभिव्यक्ति। दूसरे के संवेग को समझना है तो अंतरवैयक्तिक होगा, अंतरवैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब होता है दूसरे के संवेगों को समझना और दूसरे के मनोविचार को समझना, दूसरे के मनोभाव को समझना, ये होता है इंट्रापर्सनल। अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 सिद्धांत दिए थे, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की बुद्धि, 8 प्रकार की बुद्धि थी। और आपका एनसीईआरटी में भी आपका ये लिखा गया है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो 8 प्रकार की बुद्धियों का क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कह रहा है एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार के पाठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजन करना चाहिए। एकदम सही है, ये संरचनात्मकवाद में आता है। ये संरचनात्मकवाद इसके अंतर्गत आता है, और प्रत्येक अध्यापिका को ये करना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे एक शिक्षण कार्य प्रॉपर रूप से संपन्न हो सके। तो इसमें आपका ये तो ऑप्शन सही, पहला अभिकथन सही है। दूसरा तर्क क्या देता है, भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। नहीं, वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होता है, सोशल से भी प्रभावित होता है, इसलिए तर्क ये सही नहीं है। सही क्या है आपका, अभिकथन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है
ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेंडर है, जेंडर क्या कौन डिफाइन करता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ जेंडर? जेंडर एक सामाजिक जो है स्ट्रक्चर है, सामाजिक जो ढांचा है, समाज के द्वारा दिया गया डिफाइन किया हुआ एक जो है सिंबॉलिक है कि आप ये जेंडर जेंडर क्लासिफिकेशन समाज द्वारा किया गया है, तो वह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहले ऑप्शन पहले में देखिए सामाजिक भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर इसमें सामाजिक होगा, सामाजिक। लेकिन लिंग क्या होता है? लिंग तो प्रकृति प्रदत्त है, तो ये जैविक होगा, जैविक होगा, जैविक होगा। लिंग में क्या चेंजिंग हो सकता है? नहीं। जेंडर में चेंजिंग हो सकता है। क्या लिंग में जो है प्रकृति प्रदत्त है या मानव समाज द्वारा है? तो आप कहेंगे यह प्रकृति प्रदत्त है या जैविक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू, बिहू यहां पर ऐसे होगा बिहू, बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? हाँ, दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। हाँ ठीक है, ये तो बात सही है। दूसरे जो जातीय और क्षेत्रीय समूह हैं उन लोगों के साथ जो संबंध है, जो व्यक्तिगत उनका रिलेशन है, उनमें सहयोग प्राप्त करके यह सही हो सकता है कि वह उसमें क्षेत्रीय पक्षपात नहीं होगा, वह मददगार है, साबित होगा, मददगार साबित होगा। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है। दूसरा, हाँ, यह अंतरवैयक्तिक समझ, यानी कि अंतरवैयक्तिक का मतलब क्या होता है? दूसरे की भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग टू इमोशन एंड कॉग्निशन टू एनी अदर पर्सन। दूसरे की भावनाओं और संवेगों को समझते हैं जो, उसको बोलते हैं अंतरवैयक्तिक समझ। अंतरवैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ को बढ़ाने में, हाँ ठीक है, आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो सारी चीजें एकदम बदलती नजर आएंगी, तो यह भी सही है। नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा, यह तो गलत है। नहीं वाले निगेटिव टर्म को काट दीजिए। नहीं, यह अपने से दूसरे समूहों के प्रति प्रतिपात्रता को बढ़ावा देगा, नहीं ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 है जो 1 और 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अधिगम का ये सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा? मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। अब देखिए, पहला आपको दिया ऑप्शन है मुख्य प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, दूसरा है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा, तीसरा है एक शब्द के जवाब वाले शब्दों द्वारा, चौथा है मानवीकृत द्वारा। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए सामाजिक संरचनात्मक, संरचनात्मक सामाजिक संरचनात्मक की बात किया गया है। तो सामाजिक संरचनात्मक है क्या चीज? यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहां पर होगा? जहां पर समाज की बात होगी, समाज की बात होगी, जहां पर एक दूसरे से तालमेल की बात होगी, एक दूसरे से सहयोग की बात होगी, वहां पर जो प्रोजेक्ट होता है उसका जो मूल्यांकन है, वो उसका जो मूल्यांकन करने में सबसे ज्यादा सहायता किसे मिलेगी? सहयोगात्मक प्रोजेक्ट के कार्यों द्वारा, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन को बढ़ावा मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा के आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देगा। कौन सा टर्म? आपका अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होता है। नहीं, रटकर, इसमें जो अधिगम में रटकर याद करने का कोई प्रोसेस विशेष है नहीं, तो यह बहुत अच्छी विधि नहीं है, तो इसको हटा दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूं कि समालोचनात्मक सोच अगर आपको पता चल जाए, जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में कहते हैं जो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? समालोचनात्मक सोच। जैसे ही आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, यानी कि ऐसी विचारधाराएं जिसमें वह सोच से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके, यानी विद्यार्थियों में चिंतन का एक विकास हो कि चिंतन करके किसी समस्या को समाधान किया जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक सोच। तो समालोचनात्मक सोच में अधिगम प्रक्रिया, दूसरा क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है, ऐसा तो गलत है। जब तक आप थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक अधिगम के प्रोसेस को कैसे पूरा करेंगे? अगर आपको कोई समस्या दी गई तो पीछे वाली जितनी भी समस्याएं हैं जो आपने सॉल्व किया है उसके आधार पर नई समस्याओं को सॉल्यूशन करेंगे, तो उसको सोचना पड़ेगा। तो यह अर्थहीन नहीं हो सकता है। समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ऐसा नहीं है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वह बाधक हो, इस प्रकार ये गलत है। अब बचा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन सीधे आप सही कर दीजिए। विद्यार्थियों के चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। एकदम 100% सही है, क्योंकि चिंतन के लिए समय दीजिए और समालोचनात्मक जो सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको डेवलप होगा और उसमें बच्चों में विकास सबसे ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। नहीं, बाधा का कोई मतलब ही नहीं होता है। इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें अगर अलग समूह से पढ़ाते हैं तो उसमें हीन भावनाएं जनरेट होंगी, तो अधिगम प्रक्रिया अधिगम प्रोसेस पूरा नहीं होगा। यह भी गलत हो गया। तो तीसरा क्या है? सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए। नहीं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अगर अनदेखा कर देंगे तो पता नहीं कौन से सोशल से कल्चर से आया हुआ है, तो अपने सोशल को नहीं छोड़ सकता है, नए कल्चर को छोड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान हरियाणा का है और वह अमेरिका में चला जाए, तो वहां जाने के बाद अगर काफी दिन तक रह रहा है तो भी उसका लगाव अपने समाज से जरूर रहेगा, अपने कल्चर से रहेगा। कभी वो भोजपुरी गाना सुनेगा जो अमेरिका में है तो भी वो खुश हो जाएगा। हरियाणा वाला है तो हरियाणवी जो भी सॉन्ग है उसको सुनेगा तो खुश हो जाएगा। भले वो रोज सुन रहा हो इंग्लिश सॉन्ग, लेकिन उसका जो लगाव है वो हरियाणवी सॉन्ग से है, क्योंकि उसके सोशल और कल्चर से है वो। अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि सभी विद्यार्थियों का जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, यानी कि जो आपसी संबंध है, जो आपसी तालमेल है, उसको डेवलप किया जाए। डेवलप ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग ऑल स्टूडेंट। तो उनके अंदर में जो है, जो भावना डेवलप होगी आपसी सहयोग की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और वंचित समूहों के साथ सफल समावेशन तभी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? विशिष्ट जो बच्चे हैं उनके लिए क्या जरूरी है? योग्यता आधारित अलगाव। ऐसा नहीं है, योग्यता आधारित अगर अलगाव करिएगा तो उनमें बहुत विशेष वो नहीं आएगा, हालांकि उनका फाउंडेशन हो जाएगा। वो अलग में आप एजुकेशन दीजिएगा। दूसरे बच्चे जो शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हैं उनको अलग दीजिएगा, तो उनमें भेदभाव की भावनाएं पनपने लगेगी। तो इस तरह करना अधिगम का बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है। दूसरा क्या है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का कोई मतलब नहीं है जो बाल शिक्षा में इसका। तीसरा क्या है? सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। असामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। तो यह बात सही है कि उनके सामर्थ्य का निर्माण करिए, उनके संवेदीकरण जो है आपका सेंसिटाइजेशन, उसको डेवलप करिए, बात सही है। चौथा क्या है? अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण कराने पर बल दिया जाए। ये तो बहुत एकदम बकवास जैसे है, ये तो खत्म करिए। उनके सामर्थ्य का निर्माण करिए कि वो और बेहतर कर सके, आज जो अच्छा किए हैं कल और भी बेहतर कर सके, और उनके अंदर सेंसिटिलाइजेशन जो है उसको डेवलप करिए। उनका जो संवेदन है, संवेदनशीलता है, उसको डेवलप करिए ताकि उनकी सोचने की क्षमता बढ़े और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
अंकों की आकृतियों के स्थानिक विभेदन की कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? देखिए, अंकों की बात किया गया है, जो है डिफिकल्टीज आप जो है स्पेटिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्पेसिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? ये जो मैथमेटिकल शेप है, डिजाइन है, इसको कैसे खत्म करेंगे? और ये किससे संबंधित है? तो ये देखिए, इसमें संबंधित तो गुणज वैकल्य से है। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, गुणज वैकल्य, ये बहुत आसान ऑप्शन है। लेकिन अगर समस्या को समाधान करना है तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करेंगे आप चित्रों के माध्यम से, आप उसको करेंगे संकेतों के माध्यम से, आप उसको करेंगे कि कोई उदाहरण जो आपके वातावरण में पास में हो, या उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए। जैसे हम गणना करते हैं, गणना 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 किससे करते हैं? अबाकस। अबाकस अबाकस क्या होता है? जैसे गणना करने का एक यंत्र है। अब अबाकस को लेकर हम जो कैलकुलेशन करते हैं इसी तरह से होता है, और इसमें गोलियां लगी होती है, इसमें कैलकुलेशन कराया जाता है बच्चों को, इसको बोलते हैं अबाकस। तो अबाकस में जब हम कैलकुलेशन कराते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से बालक देखता है और खुद एक्टिविटीज करता है, तो यह सीख जाता है, ज्यादा जल्दी सीख जाता है। इससे करते हैं। अब ये संबंधित किससे है? ये गणितीय वैकल्य से है, गणितीय वैकल्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों में एक सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, दृष्टिबाधिता से जूझ रहा है बच्चा वो, और दृष्टिबाधिता से जूझ रहा है तो उसको, इसका मतलब विजुअल जो है इम्पेयरमेंट है उसका, जो बहुत अच्छा नहीं देख पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को? पहला ऑप्शन दे रहा है विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल कराने के लिए कहना चाहिए। देखिए, वह श्यामपट्ट को बहुत बढ़िया से विजुअलिटी उसकी नहीं हो रही है, तो वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उस पर सवाल हल कैसे करेगा? तो यह तो एकदम गलत हो गया। दूसरा क्या है? यह मानचित्रों और आरेखों को स्पर्शनीय, ध्यान दीजिएगा, स्पर्शनीय दिया है, टचिंग वाला है, टचिंग प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वो बालक अगर देख भी नहीं पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है उसको, तो उसको टच करके, महसूस करके वो समझ सकता है, तो इंद्रियों से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह तो बात कुछ सही है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दृष्टि बाधित है तो बहुत ज्यादा वो प्रभावशाली नहीं होगा। अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप मोबाइल इस्तेमाल करने से रोक लगानी चाहिए, ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। मानचित्रों एवं आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे वो टचिंग करके बच्चा और अधिगम के प्रोसेस को पूरा कर सके, वो जान सके कि ये क्या चीज है और उसका कौन सा स्ट्रक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, अवधान न्यूनता, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब क्या है? अटेंशन डिफिसिट हाइपो एक्टिविटीज डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीएचडी। एडीएचडी। अब एडीएचडी का मतलब ये होता है, जो लड़का इससे ग्रसित होता है उसमें ध्यान नहीं लगता, ध्यान ध्यानाभाव होता है, ध्यानाभाव होता है, ध्यान का अभाव होता है, उसमें जो है हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी रहेगा यहां पर, गुम रहेगा, यानी क्लास में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दिमाग उसका कहीं और होगा, वह एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता है। तो इसके जो सफल समावेशन के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक लंबी अवधि की फिल्म दिखानी चाहिए, ये तो गलत है। कोई लंबी अवधि की फिल्म, उसका कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, लंबी अवधि की फिल्म क्या दिखाइएगा? एक गतिविधि से दूसरे पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं होनी चाहिए, नहीं, बदलाव अंतराल अवधि भी होनी चाहिए, यह तो गलत है। एक ही समय पर कई कार्य कराने को देना चाहिए, एक तो बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा है, दूसरे आप कई काम और कराने देंगे और ज्यादा होपलेस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, यह भी गलत है। चौथा क्या है? कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट
कर देना चाहिए, बात सही है। जब छोटे छोटे खंडों में बांट कर देंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमने इसको सॉल्व कर लिया, लाइए नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करते हैं। अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व कराएंगे तो फिर धीरे धीरे आप उसको ब्रॉड अगर प्रॉब्लम्स देंगे तो भी वो सॉल्व कर सकता है, ब्रॉड प्रॉब्लम देंगे तो भी वो सॉल्व कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है कि कार्यपत्र छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए, तब वह बढ़िया अच्छा जो है सफल समावेशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने के लिए। बात तो एकदम सही है, जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है उसको अंडरस्टैंडिंग करें और उसका जो अर्थ है वो मीनिंग है उसको ग्रहण करने की कोशिश करें, बात सही है। दूसरा क्या गया, दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रट लेना, रटने वाला काम खत्म कर दीजिए, ये तो गलत है। श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतरवाने, ये भी गलत है। एक अटल तरीके से समस्याओं को हल ढूंढने, नहीं अटल तरीका नहीं, कोई फ्लेक्सिबल रखिए। अटल तरीका ये जरूरी नहीं कि इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अन्य भी तरीके हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करना चाहिए। तो ये तो तीनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ाई गई विषय वस्तु को अंडरस्टैंडिंग करवाइए, उसको उसका जो अर्थ ग्रहण है उसको करवाइए, जो मीनिंग है उसके थॉट्स को भी समझने की कोशिश करिए। तो आपका जो है अध्यापिका को प्रेरित करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय राजनीतियों को बढ़ावा देती है? यानी शिक्षा शास्त्रीय राजनीतियों को बढ़ावा देती है। अब देखिए, पहला है आपका बेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। बेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास यानी कि जो रट्टाफिकेशन आप लगाते रहो, यानी कि यह तो बात एकदम बहुत बढ़िया से नहीं जची, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाली बात उसमें 2020 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नहीं कही गई थी। अब ये रट के याद करना यह भी गलत है, बार बार अभ्यास भी गलत है, और बेधन पुनरावृत्ति ये भी गलत। और तीसरा क्या कह रहा है, अन्वेषण आधारित, हाँ अन्वेषण आधारित होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, चर्चा आधारित होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होगा तभी उस पे नए नए थॉट्स निकल के आएंगे, नए नए विचार निकल के आएंगे, तभी वह बच्चा अच्छी तरह से और सीख सकता है, अधिगम का प्रोसेस और बेहतर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जिसमें तीसरा और चौथा आपको दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, कौन है? तो प्रभावशाली, देखिए प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद कर रहा है, मीनिंगफुल जो अंडरस्टैंडिंग करने में। तो उसमें क्या होता है, मानविकीय पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है, परीक्षा केंद्रित यह भी नहीं है, एग्जाम सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, अनम्य समय सारणी नहीं, नम्य समय सारणी होनी चाहिए, अनम्य वाला नहीं होना चाहिए, अधिगम कर्ता केंद्रित हो, यानी कि लर्नर बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, लर्नर बेस्ड। भाई हम जिसको सिखाने आएंगे उसको सिखाया, अगर उसको समझ में नहीं आया तो हमारा अधिगम पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए प्रभावशाली अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अधिगम कर्ता का केंद्रित होना बहुत जरूरी है, यानी कि अधिगम कर्ता पर ही पूरा ध्यान होना चाहिए, लर्नर बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका कहता है विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना। सहकार्यता बात सही है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, सहकारिता
दूसरा क्या है, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य कठोर रवैया, या अनम्य कठोर वाला खत्म कर दीजिए। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका निष्पादन प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना चाहिए। जो है प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, प्रदर्शन हमेशा जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन करे और निष्पादन उसका करे। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका प्रदर्शन नहीं करने में भी जो है अच्छा अधिगम सहायक माहौल बन सकता है। तो यह तो बहुत अच्छा लॉजिकल टर्म नहीं है। चौथा क्या कहता है, विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। देखिए, नकारना अगर यहीं पे करना होता तो यह बात एकदम सही हो जाती। स्व मूल्यांकन, सेल्फ एवेल्युएशन एंड सेल्फ थिंकिंग, जो स्वयं की थिंकिंग है वह अगर बेहतर है तो बहुत बेहतर माहौल पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहां पर नकारने की बात कही गई, यानी यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सही है, विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है अनुरूपों का इस्तेमाल करना। बात सही है, अनुरूपों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो जो आपका एनालॉजीज हैं उनको आप जरूर यूज करिए, ताकि उनके आधार पर समस्या का निदान मिला पाया जा सकता है। साधन साधन लक्ष्य विश्लेषण, साधन लक्ष्य विश्लेषण यह भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या समाधान के लिए साधन लक्ष्य विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुक्रिया समुच्चय, अनुक्रिया समुच्चय मतलब रिस्पॉन्स सेट। जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स सेट का कोई इसमें मतलब नहीं है, ये बाधक के रूप में होगा रिस्पॉन्स सेट, ये आपका इसमें बाधक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थ्री आपका करेक्ट आंसर है। मौखिकीकरण, मौखिकीकरण यानी वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन नहीं, ये तो बाधक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थ्री आपका करेक्ट आंसर है, अनुक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट इसमें बाधक है समस्या समाधान करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह रहा है, किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। बात एकदम सही है, परोक्ष रूप से उसको नकारने से बेहतर है उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि उनकी जो भ्रांतियां हैं वो खत्म हो, क्योंकि जब बालक अधिगम करता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। जरूरी नहीं सारे विचार बहुत सार्थक और पॉजिटिव सेंस के हो सकता है कि उनके विचार बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थियों के विचारों को अध्यापिका द्वारा सुनना चाहिए। दूसरा तर्क क्या दे रहा है, भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं। बात सही है 100%, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत के रूप में होती है। क्योंकि बालक जब सोचता है तो वो जटिल बहुत नहीं सोच पाता, वो सरल ही सोचता है। लेकिन हो सकता है उसका तर्क बहुत बेहतर हो, वह जरूरी नहीं है कि वह सारे जो तर्क हैं वो तर्कहीन हो, बालक के तर्क जो है तर्कहीन हो। बात यह भी सही है, यानी तर्क जो है आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, दूसरा है रुचि अधिगम में बाधक है, तीसरा है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, और चौथा है आपका अरुचि अधिगम में सहायक है। तो सबसे पहले संवेग क्या होता है? संवेग मतलब होता है इमोशन। इमोशन 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 क्या होता है? इमोशन जो शरीर की उत्तेजना करने वाली जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं संवेग। शरीर में वो जो उत्तेजना पैदा करती है उसको बोलते हैं संवेग। अच्छा, ये कहां से कंडीशन तो अप्लाई होती है? ये मन से होती है। कहेंगे भैया बहुत भावुक हो गए यार, इमोशनल हो गए। तो ये कहां से इमोशनल हो गए, बुद्धि से या मन से? मन से, दिल से इमोशन होता है। तो यह शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान ये सॉफ्ट बॉडी है। क्या है ज्ञान? ज्ञान को कॉग्निशन बोलते हैं, संज्ञान।
कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान क्या है? ज्ञान पर आधारित है ये। किस पर? ज्ञान की वृद्धि पर। ज्ञान की वृद्धि पर यानी कि उसकी थिंकिंग पर, समझ पर जो डेवलप होता है, समझ डेवलप होती है, उसको कहते हैं संज्ञान। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? आप ये बताइए, उच्च स्तरीय अगर तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, तो अधिगम में सहायक होगा या बाधक होगा? तो कहेंगे अगर ज्यादा टेंशन ले लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका काम सब खराब हो जाएगा, तो इसलिए बाधक होगा अधिगम में। बात एकदम सही है। रुचि अधिगम में बाधक, तो रुचि का तो इसमें कोई काम है नहीं, रुचि अधिगम में बाधक नहीं, ये तो इसका काम खत्म। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, गलत है। कभी सहायक नहीं, तनाव कभी भी सहायक नहीं होता है, वह हमेशा बाधक के रूप में काम करता है। अरुचि अधिगम में सहायक है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित, अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेशन, मोटिवेट अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है? कौन सी युक्ति सही है? पहला है कक्षा में विद्यार्थियों की अधिगम सहभागिता को बढ़ावा देना। ये कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3, आपका विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 4 है आपका विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना। देखिए सबसे पहले क्या देना है कि कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम सहभागिता, भाई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, उसको बढ़ावा देना, यह भी बात एकदम सही है। दूसरा क्या कहता है? अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का अधिगम में कोई काम नहीं, बाल शिक्षा में कोई काम नहीं, प्रतिस्पर्धा का कहीं जिक्र नहीं, तो ये तो काट दीजिए। तीसरा क्या है? विद्यार्थियों में उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। बात सही है, किसी का मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि है, किसी का ईवीएस में है, तो जो रुचि है उसके आधार पर उनको प्रोत्साहन करना चाहिए कि हाँ इसमें आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और इसको गोल अचीव कर सकते हैं, तो इसको मोटिवेट करना चाहिए। तो फिर चौथा क्या दे रहा है? विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना चाहिए। बात सही है, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देना चाहिए, तभी वो सार्थक अधिगम होगा। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षा में समान अधिगम्यता पहुंच एक डैश डैश का विषय है, इसका भी विषय है ये, सुविधा का, दूसरा बहिष्करण का, तीसरा अधिकार का और चौथा लाभ का। तो शिक्षा हमेशा देख रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और शिक्षा में समान अधिगम्यता पहुंच के लिए सभी का समान अधिकार होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, समान अधिकार, एक अधिकार आपका अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए विद्यार्थियों के अधिगम का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, योग्यता में इकाई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। इकाई सत्व इसमें दिया है, इकाई सत्व दृष्टिकोण को यानी कि एक ही पार्ट पे सेंट्रिक होके वो बढ़ावा देना, ऐसा भी सही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, यह भी गलत है, रुचि को दरकिनार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं उनके आधार पर उन पर विचार करना चाहिए और विचारशील भी रहना चाहिए, तभी अध्यापिका एक बढ़िया अधिगम में समर्थन के लिए वह अध्यापिका वर्क कर सकती है। यह भी बात, ये तो बात सही है। चौथा क्या कहता है? विद्यार्थियों को
प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए? नहीं, हमेशा प्रदर्शन उन्मुखी नहीं बनाना चाहिए। प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन हमेशा एट ए टाइम में आप प्रदर्शन उन्मुखी बनाइएगा तो वह डेमोन्स्ट्रेशन में ही रह जाएगा, वह दूसरे दिखावे के चक्कर में रह जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बहुत बेहतर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आपका ये पार्ट नंबर 7 फिनिश होता है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे। तब तक आप इसका जो है बढ़िया से ओवरव्यू देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करिए।